हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है हम लोगों का मुद्रा एवं बैंकिंग। और मुद्रा एवं बैंकिंग जो कि 5 चैप्टर है, इसका सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं मुद्रा। या अगर आपके पास डॉक्टर एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, एसके सिंह एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, तो ये आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 19 में मिल जाएगा, जिसका नाम होने वाला है मुद्रा। और ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, और यहाँ बहुत सारा चीज याद रखने का या रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में। अब अगर हम आपको पूछे कि मुद्रा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ए सर, मुद्रा का मतलब होता है सर पैसा, मुद्रा का मतलब होता है सर रुपया। यानी कि सिंपल बात है, मुद्रा का मतलब हम सभी लोगों के पास जो पैसा होता है, हर देश के पास अपना अलग-अलग मुद्रा है। भारत के पास रुपया है, बांग्लादेश के पास टाका है, अमेरिका के पास डॉलर है, जापान के पास येन है। तो हर देश के पास अपना-अपना मुद्रा होता है। वही मुद्रा से उस देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है। अगर हम भारत में हैं और भारत में अगर हमको कोई सामान को खरीदना है, तो कहाँ से खरीदेंगे? सर यही पैसा देके ₹10, ₹20, ₹100 यही पैसा देंगे और सामान खरीदेंगे। आया समझ में? हमको अगर कोई मेरे लिए काम किया, हमको अगर किसी का पेमेंट करना है, तो पेमेंट में हम उसको मेरा ही देश का पैसा देंगे, किसी दूसरे देश का पैसा तो यहाँ चलेगा नहीं, ठीक? लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि भारत में जैसे हम लोग के देश में 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है या नोट है। आपका सपोज़ कर लो 10 का नोट है, 20 का नोट है, आपका 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, इसके बाद आपका 500 का नोट है। तो ये जो नोट है, आज जिस तरीके से हम लोग मुद्रा को देख रहे हैं, क्या आज से 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले भी क्या ऐसा ही मुद्रा पाया जाता था? नहीं। मानव सभ्यता का जैसे-जैसे विकास होता गया, उसके साथ-साथ मुद्रा का भी विकास होता गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा मुद्रा के बारे में ही पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का आविष्कार कहाँ से हुआ, मुद्रा से पहले किस तरीके से वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय-विक्रय होता था। इसके बाद मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मुद्रा का विकास क्या हुआ, मुद्रा का क्या कार्य है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, साथ ही साथ भारत में मुद्रा पूर्ति किस तरीके से होता है और भारत में मुद्रा पूर्ति को किस तरीके से समझा जाता है। ये पूरे वीडियो में मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है, मेरे साथ-साथ पढ़ो, कसम से बोल रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि मुद्रा के बारे में हम सभी लोग तो जानते ही हैं। ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसको अच्छा से समझो, हम साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ठीक है? अब पहले मेरा एक बात समझ लो, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है पहले समझना। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब, आज मुद्रा हम लोग के पास है, आज हम लोगों के पास पैसा है। हम लोगों को अगर कोई भी सामान खरीदना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मेरे पास ₹100 है, हमको कोई सामान चाहिए, तो ₹100 देंगे और ₹100 के बराबर हमको सामान मिल जाएगा। लेकिन इमेजिन करो, उस समय जब मानव सभ्यता का विकास हुआ ही नहीं था, जब भारत में मुद्रा का आविष्कार हुआ ही नहीं था, मुद्रा भारत में था ही नहीं। उस समय प्राचीन काल के समय में, उस समय भी तो लोग वस्तुओं के बदले वस्तुओं का अदला-बदली करते थे। उस समय एक सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। एक प्रणाली बहुत ज़्यादा फेमस था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसा प्रणाली था जिसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय मुद्रा का आविष्कार हुआ ही नहीं था। देखो क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसे प्रणाली होती है जहां वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला-बदली की जाती है। यानी अगर हमको सामानों को अगर अदला-बदली करना है, तो उसके लिए पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे पास कोई सामान है, हम अपना सामान किसी दूसरे को देंगे और दूसरा आदमी का सामान हम ले लेंगे। दूसरा आदमी अपना सामान किसी दूसरे आदमी से बदल सकता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले वस्तुओं की अदला-बदली, जैसे दाल को चावल से बदल दिए, चावल को तेल से बदल दिए, तेल को कपड़ा से बदल दिए, कपड़ा को मसाला से बदल दिए। तो एक सामान के बदले दूसरे सामानों का अदला-बदली करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। इसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। बिना मुद्राओं के वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय यानी अदला-बदली किया जाता है। इसलिए वस्तु वस्तु मुद्रा भी कहा जाता है। यानी कि ये एक तरीके से वस्तु अर्थशास्त्र है, यानी कि कमोडिटी इकोनॉमी।
देखो अब सेम चीज लिखे, वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय एक ऐसे विनिमय प्रणाली से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के बदले वस्तुओं या सेवाओं की अदला बदली की जाती थी। इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था। साधारण शब्दों में कहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ बदला जाता था। इसके लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था। मुद्रा का विकास होने के बाद यह प्रणाली आज लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब से मुद्रा आया तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया। आज अगर आपको कोई सामान चाहिए तो पैसा दो, सामान मिल जाएगा। ये प्रणाली विलुप्त हो चुका है। इसे वस्तु वस्तु अर्थशास्त्र यानी कि सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली करने वाला अर्थशास्त्र। आज हम लोगों को कोई भी सामान चाहिए तो क्या होता है, पैसा दो सामान लो। लेकिन उस समय जब पैसा नहीं था तो सामानों को सामानों से बदला जाता था। आप लोग पुराना वाला फिल्म वगैरह देखे थे ना? अगर पुराना फिल्म बहुत ज्यादा नहीं भी देखे हैं तो वो फिल्म मोहनजोदाड़ो जिसमें आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। नहीं, ऋतिक रोशन जाता है सामान बेचने के लिए तो दूसरे सामान को दूसरे सामान से बदला जाता है, गेहूं से बदला जाता है सामान को, इस तरीके से। ठीक, अब वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें, यानी कि एक तरीके से आवश्यक शर्त बोल लो या इसका विशेषता बोल लो कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली करना चाहेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। देखो, सबसे पहला सीमित आवश्यकताओं का होना। वस्तु विनिमय प्रणाली सिर्फ तभी होगा जब सीमित आवश्यकता है। अगर मान लो मेरे पास कोई सामान है और उस सामान से हमको बहुत सारा चीज चाहिए, तब वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं करेगा। आपके पास एक सामान है, आपको किसी दूसरे सामान से बदलना है, बस आपका आवश्यकता सीमित है, तब वस्तु विनिमय प्रणाली चल जाएगा। मुद्रा का होना, मुद्रा का ना होना अथवा मुद्रा का अभाव होना, और वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना पैसों का भी लेन देन हो जाएगा। सीमित विनिमय क्षेत्र का होना, वस्तु विनिमय प्रणाली सीमित क्षेत्र तक ही रह सकता है, बहुत बड़े एरिया पे काम नहीं कर सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होना, और वस्तु विनिमय प्रणाली वही समाज में या वही देश में प्रचलित हो सकता है जो देश बहुत ज्यादा गरीब है, जहां पैसा नहीं है। अभी भी हो सकता है शायद भारत में कोई अगर सुदूर गांव है, बहुत ज्यादा पिछड़ा गांव है, तो हो सकता है वहां शायद वस्तु विनिमय प्रणाली दिखे, नहीं तो 99% वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो चुका है। आज सबके जगह पैसा है। कोई भी सामान चाहिए, पैसा दो, सामान मिल जाएगा। इसके बाद आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना, इसको आगे हम समझाएँगे। यातायात साधनों का अभाव, तो ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली का कुछ-कुछ क्या था? शर्त था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसकी आवश्यक शर्त, इसके लाभ, इसके गुण, दोष को बताओ। देखो, अब आते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ। वस्तु विनिमय प्रणाली करने से क्या फ़ायदा होता था? सबसे पहला तो ये एक सरल प्रणाली था, मतलब एक सामान को दूसरे सामान से बदल दो, बहुत सिंपल। इसके बाद मुद्रा की आवश्यकता ना होना, इसके लिए मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई सामान है, आप उसको किसी दूसरे सामान से बदल दो, बिना पैसा का लेन-देन हो जाएगा। इसके बाद आपसी सहयोग में वृद्धि होता है, आर्थिक असमानताएँ का ना होना, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन का अभाव होना। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन क्या होता है? हम लोग इसी यूनिट में हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन हम आगे आप लोग को पढ़ाएँगे। इसके बाद सरल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो जाता है इससे, ठीक है? आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्रास्फीति वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ अथवा दोष। ये कई बार क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछ दिया है एग्जाम में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को बताइए या वस्तु विनिमय प्रणाली क्यों खत्म हुआ, इसका कारण बताओ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे-धीरे खत्म हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में कई सारे दोष थे, कई सारी कमियाँ था, जिसकी वजह से वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय नहीं हो पाता था। ठीक है? तो क्यों वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हुआ? क्या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ थी? देखो, सबसे पहला दोहरे संयोग का अभाव हो जाता है, ठीक है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव होता है। दोहरे संयोग का अभाव मतलब क्या? हो सकता है मेरे पास जो सामान है, हम उसको तुमसे बदलना चाहते हैं। हम मेरा सामान को तुमसे बदलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो सामान है वो हमको तो चाहिए, लेकिन मेरे पास जो सामान है वो तुमको नहीं चाहिए। तो तुम अपना सामान तो हमसे नहीं बदलो। अब तुमको किसी और का सामान चाहिए, लेकिन तुमको जिसका सामान चाहिए उस आदमी को तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। ले रे भाई, यानी हमको और मेरे पास जो सामान है उसका ज़रूरत तुमको नहीं है, तुम्हारे पास जो सामान है उसका ज़रूरत हमको नहीं है। लो, तो फिर अदला-बदली हम लोग करेंगे कैसे?
तो ये इसका सबसे बड़ा कठिनाइयाँ था। ठीक है? इसके बाद मूल्य का मापक ना होना, मूल्य का मापक का मतलब है कितना सामान के बदले कितना सामान मिलेगा, ये तय नहीं था। आज अगर मान लो हम आपको ये बोल दें कि सपोज कर लो कि चावल अगर ₹40 केजी है, ₹40 केजी है चावल, तो अगर हम ₹40 देंगे तो हमको 1 केजी चावल मिलेगा। अगर हम ₹80 देंगे तो हमको 2 केजी चावल मिलेगा। अगर हम ₹120 देंगे तो हमको 3 केजी चावल मिलेगा। ये एकदम तय है, मूल्य का मापक तय है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं था। भाई अगर मान लो कि अगर हम 1 मुट्ठा अगर चावल देंगे, तो क्या तुम 1 मुट्ठा तेल देगा? अगर हम मान लो 1 मुट्ठा मसाला देंगे, तो क्या तुम 1 मुट्ठा कपड़ा देगा? नहीं, ये तय नहीं था। इस वजह से सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था। इसके बाद क्रय शक्ति संचय में कठिनाइयाँ, कितना में कितना दाम तय होगा ये नहीं हो पाता था। वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ, वस्तुओं का जो विभाजन होता था, मतलब देखो अगर हम बात करें कपड़ा और मसाला का, तो मसाला के मुकाबले कपड़ा तो महँगा होगा, तो मसाला और कपड़ा को अलग-अलग वो बाँट ही नहीं पाता था वो लोग। मूल्य हस्तांतरण असंभव था, नहीं हो पाता था। भावी भुगतान असंभव, आज पैसे के आधार पे हम लोग भविष्य का भुगतान कर सकते हैं। अगर कोई मेरे यहाँ काम किया, हम उसको कल, परसों, कभी भी उसको पैसा हम दे सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था कि यार आज तुम हमको सामान दे दो, कल मेरे पास जब होगा तो हम तुमको सामान वापस कर देंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण और जिस देश में वस्तु विनिमय प्रणाली पाया जाता है, वो देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़ा देश होता है। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म कर दिया जाए, वही सबसे अच्छा था। ठीक है? क्योंकि अगर देश का विकास करना है, तो भाई उसके लिए मुद्रा में ही विनिमय करना होगा। इसलिए धीरे-धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया और भारत से भी अब ये जा चुका है। अब जब जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे-वैसे आपका वस्तु विनिमय प्रणाली भी खत्म हो गया। 1 मिनट रुकना, हाँ। 1 सेकंड देना। हाँ, चलो। देखो, जैसे-जैसे क्या हुआ हम लोगों का मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे-वैसे मुद्रा का भी विकास हुआ। ध्यान से समझना। वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयाँ होने के कारण मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मुद्रा का भी विकास होता गया। मुद्रा के विकास को निम्नलिखित चरणों में बताया जा सकता है। देखो, मुद्रा जो आज जो हम लोगों को जो पैसा दिखता है, 1000 का नोट है, ये सॉरी 1000 का तो बंद हो गया, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है। नहीं, ये तो अभी-अभी का वर्तमान मुद्रा है। भाई पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली था या उससे पहले आखिरकार मुद्रा का विकास हुआ कैसे? तो देखो, सबसे पहला मुद्रा जो है वो पाया जाता था हम लोगों का वस्तु मुद्रा यानी कि कमोडिटी मनी। वस्तु मुद्रा मतलब वही वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामानों का अदला-बदली करना। ठीक? दूसरा धातु मुद्रा यानी मेटल मनी। धातु मुद्रा जो होता है मेटल मनी, इसमें बेसिकली सोने का सिक्का हो गया, चांदी का सिक्का हो गया, तांबा, पीतल का सिक्का, वो सब का विनिमय किया जाता था। जैसे वो मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आप देखे थे ना, फ़िल्मों सब में देखते होंगे, राजा-महाराजा के समय में क्या होता था? सोने का सिक्का होता था, असरफियाँ होता था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, उसमें विनिमय होता था। राजा लोग के पास एकदम पोटली में सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का होता था और उस समय सबसे महँगा सोना का सिक्का होता था। लेकिन सोना का सिक्का काफ़ी ज़्यादा भारी होता था, एक जगह दूसरा जगह ले जाने में दिक्कत होता था और धीरे-धीरे वो सिक्का सब घिसता था। इसलिए धातु मुद्रा जाके आगे किसमें बदला? सिक्का मुद्रा यानी कि कॉइन मनी। कॉइन मनी मतलब वही ₹1 ₹2 जो सिक्का होता है ना स्टील का, लोहा का, वो बना। उसके बाद बना पत्र मुद्रा यानी कि पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब होता है कागजी मुद्रा। याद रखना पेपर मनी का मतलब क्या होता है? कागजी मुद्रा। हम लोग का भारत में भी कागज का मुद्रा होता है ना भाई, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, वो सब क्या है? कागजी मुद्रा है यानी कि पत्र मनी है। याद रखना, पत्र मुद्रा है यानी कि पेपर मनी। नोट 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 जिसको बोलते हैं ना, वो होता है हम लोगों का पत्र मुद्रा, पेपर मनी। इसके बाद आया साख मुद्रा। साख मुद्रा मतलब क्रेडिट मनी। देखो, क्रेडिट मनी में क्या होता है? क्रेडिट मनी में चेक। आपको ताज्जुब लगेगा, चेक, क्या ये चेक पैसा है? नहीं, लेकिन फिर भी चेक के आधार पे हम लोग विनिमय कर सकते हैं। हम हम मान लो कि हम किसी से 10,000 का सामान खरीदे, मेरे पास पैसा नहीं था, हम उसको चेक काट के दे दिए। तो ये जो चेक है, क्या ये पैसा है? नहीं, लेकिन फिर भी ये चेक पैसा का काम करेगा। इसीलिए चेक को पैसा नहीं बोलते, बल्कि चेक को क्या बोलते हैं? साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी। चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया?
बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया जिसको विनिमय पत्र बोलते हैं ना, विनिमय पत्र हो गया, हुंडी हो गया, ये सब होता है साख मुद्रा। इसके बाद डिजिटल मुद्रा यानी कि वही डिजिटल करेंसी, फ़ोन पे करना है, गूगल पे करना है, पेटीएम करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब क्या है आज के समय में? ये सब मेरे लिए आज डिजिटल मुद्रा है। इसको एडवांस यानी मॉडर्न मनी भी इसको बोला जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो मुद्रा का विकास हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछ देता है कई बार कि मुद्रा के विकास को संक्षिप्त में बताइए। तो आपको ये सारा चीज़ लिख-लिख के अपने भाषा में डील करना है। वस्तु मुद्रा क्या था? धातु मुद्रा क्या था? थोड़ा-थोड़ा डील कर देना, फुल नंबर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग मुद्रा क्या है? भई पैसा-पैसा तभी से चिल्ला रहे ना? क्या चिल्ला रहे तभी से पैसा-पैसा? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मुद्रा क्या है? ध्यान से समझना। हम अगर आपको पूछे अभी कि मुद्रा क्या होता है? पैसा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पैसा मतलब क्या? समझ तो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं पैसा मतलब क्या? तो सुनो पैसा का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें अगर 2 क्वालिटी पाया गया तो उसको हम लोग मुद्रा बोलेंगे। सबसे पहला उस चीज़ में क्या होना चाहिए वो विनिमय का माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनिमय का माध्यम होना चाहिए और दूसरा मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, ये चीज़ को याद रखना मेरा। अगर कोई भी वस्तु जिसमें अगर ये 2 खूबी पाया जाएगा, सबसे पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक, तो उस वस्तु को हम मुद्रा बोलेंगे। ये 2 चीज़ जिसमें पाया गया, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? मुद्रा। विनिमय का माध्यम का मतलब अगर हम कोई चीज़ किसी को दें और उस चीज़ को दे के हम उससे कोई सामान खरीद सके, बेच सके, हम दोनों में लेन-देन हो रहा है। हम दुकान गए, दुकान से कोई सामान खरीद के लाएँ और उसको हम जो चीज़ दिए, वो चीज़ दुकानदार रख ले। फिर वो किसी और से खरीदा, 2 आदमियों के बीच लेन-देन हो रहा है और लेन-देन में उस चीज़ को वो दे के लेन-देन कर सकता है। और दूसरा मूल्य का मापक, उससे वस्तुओं तथा सेवाओं का कीमत तय हो जाए, कीमत तय हो जाए, तो उस चीज़ को हम लोग मुद्रा बोलेंगे। जैसे अगर हम कहीं सामान खरीदने गए और उसको ₹100 का नोट लेकर के दिए, तो ₹100 का नोट विनिमय का माध्यम है और उस ₹100 के बराबर हमको उस वस्तु का कीमत मिला। तो ये मेरा मूल्य का मापक है। ये 2 चीज़ हुआ तो ये ₹100 का नोट मेरा मुद्रा हुआ। यही ₹100 का नोट अगर कल को हम सपोज़ कर लो अमेरिका लेके गए और अमेरिका में यही ₹100 का नोट देंगे, तो क्या अमेरिका में हमको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो मेरे देश के लिए वो करेंसी है, मेरे देश के लिए वो मुद्रा है, लेकिन अमेरिका के लिए वो मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ना तो उस सामान से हम वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं और ना उसका कीमत तय है। वहीं अगर अमेरिका का डॉलर इंडिया में लेके आए और किसी को डॉलर दे, किसी दुकानदार से सामान खरीदे और उसको डॉलर दे, तो दुकानदार मेरा डॉलर नहीं लेगा। दुकानदार डॉलर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में डॉलर चलेगा ही नहीं क्योंकि इंडिया में डॉलर से ना तो कोई चीज़ों का विनिमय कर सकते हैं और ना वो मूल्य का मापक, ना उसमें कीमत तय होगा। इसलिए अमेरिका का डॉलर उसके देश के लिए तो मुद्रा है, उसके देश के लिए तो करेंसी है, लेकिन मेरे देश के लिए ये करेंसी नहीं है। समझ में आया? कोई भी ऐसा चीज़ जैसे चेक ले लो, चेक। चेक भी किस चीज़ का काम करता है? विनिमय का माध्यम का। इसलिए उसको भी हम लोग पैसों की श्रेणी में रख दिए। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम होगा, उसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। ये 2 चीज़ याद रखना, ठीक है? कोई भी वस्तु जो मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम का कार्य करेगा, उसे ही हम लोग मुद्रा कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट डेफिनिशन है, याद रखना। लेकिन मुद्रा का जो परिभाषा है, यानी अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का अलग-अलग परिभाषा दिया। अब आप थोड़ा-सा समझना। सबसे पहला है मुद्रा का वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषा। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे, ठीक है? पूछ दे कि मुद्रा का कार्यात्मक परिभाषा किसने दिया था? तो बोल देना मुद्रा का कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषा दिया था हार्टले विदर्स, कोलबर्न और थॉमस ने। मेन चीज़ याद रखना हार्टले। क्या नाम रखना? हार्टले। कार्यात्मक परिभाषा। दूसरा मुद्रा का वैधानिक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा दिया था नेप ने। नाम याद रखना, वैधानिक परिभाषा दिया था नेप ने। और सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं ये दिया था आपका सेलिंगमैन ने, कोल ने, कीन्स आदि ने। ठीक, याद रखना अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग-अलग परिभाषा दिया। कोई कार्यात्मक आधार पे मुद्रा को बताया, कोई वैधानिक परिभाषा दिया तो कोई सामान्य स्वीकृति का परिभाषा। अब कार्यात्मक परिभाषा क्या होता है?
हार्टले विदर्स ने क्या कहा, वैधानिक परिभाषा क्या होता है, नेप ने क्या परिभाषा दिया, सामान्य स्वीकृति की परिभाषा क्या होता है, सेलेगमैन कोलकिंस ने क्या परिभाषा दिया, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यात्मक परिभाषा को जानते हैं। मुद्रा का कार्यात्मक परिभाषा क्या होता है? देखो अच्छा से समझना। क्या होता है कार्यात्मक परिभाषा? कार्यात्मक परिभाषा इस परिभाषा के अंतर्गत मुद्रा को कार्य के आधार पर मुद्रा की व्याख्या की गई। यानी कार्य के आधार पे, किसके आधार पे? कार्य के आधार पे मुद्रा को बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को याद रखोगे आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसका हार्टले विदर्स ने क्या कहा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य कर रहे। हार्टले विदर्स ने ये कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। यानी एक मुद्रा का जो काम है, अगर वो उस काम को कर रहा है तो उसको मुद्रा बोलेंगे। काम के आधार पे, किसके आधार पे? काम के आधार पे, यानी कि कार्य के आधार पे मुद्रा को बनाया। कोलबर्न ने क्या कहा? मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। यानी कि जिससे मूल्य तय होगा और जिसको हम पेमेंट के लिए यूज करेंगे वो हमारा मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा परिभाषा हुआ? कार्यात्मक परिभाषा। अब आते हैं मुद्रा का वैधानिक परिभाषा। तो देखो वैधानिक परिभाषा में क्या कहा गया? वैधानिक परिभाषा में यह बोला गया कि किसी भी देश के सरकार के द्वारा उस देश में जो मुद्रा तय की जाती है, अगर कोई देश का सरकार अगर उस देश में मुद्रा को परमिशन देता है तो वो उसका मुद्रा है। जैसे नेप ने कहा कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा, राज्य मतलब उस देश के सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, कोमा मुद्रा कहलाती है। इसका कहना सिंपल है। जैसे भारत है, भारत में अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया को भारत सरकार परमिशन दिया है तो वो भारत का मुद्रा है। भारत में डॉलर को परमिशन नहीं है तो वो भारत में डॉलर जो है वो मुद्रा नहीं होगा। ठीक, इसके बाद सामान्य स्वीकृति की परिभाषा। सामान्य स्वीकृति का मतलब सिंपल समझ लो। कभी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करने के लिए जिस चीज को स्वीकार किया जाता है वही मुद्रा होता है। मुद्रा वह वस्तु होती है जिसे सामान्य स्वीकार किया जाता है। हर कोई, आप देखो ना, कहीं से जाके कोई सामान खरीदो, समोसा खाओ, मिठाई खाओ, कपड़ा खरीदो, मोबाइल फ़ोन खरीदो, कुछ भी खरीदो और चुपचाप उसको पैसा दे देना, वो पैसा रख लेगा। ये नहीं कि भाई 1000 का सामान खरीद के ₹100 पकड़ाना उसको, ये नहीं, ठीक है? वो जो स्वीकार कर लेगा वो मुद्रा होगा। ठीक? चलो, आई होप मुद्रा समझ में आ गया। अब विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। विस्तार के आधार पे कई बार पूछ देता है कि विस्तार के आधार पे मुद्रा का परिभाषा। तो देखो विस्तार के आधार पे मुद्रा को 3 परिभाषाओं में बाँटा गया। एक होता है विस्तृत परिभाषा, जहाँ मुद्रा को बड़ा चीज़ बताया गया। ठीक है? दूसरा होता है मुद्रा का संकुचित परिभाषा, जहाँ मुद्रा को छोटा तौर पे बताया गया। ठीक है? विस्तृत परिभाषा मतलब बड़ा बताया गया। ठीक है? संकुचित परिभाषा मतलब छोटा बताया गया। और एक होता है उचित परिभाषा। उचित परिभाषा का मतलब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। अब बताते हैं कि विस्तृत परिभाषा, संकुचित परिभाषा और उचित परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले विस्तृत परिभाषा है बहुत सिंपल, याद रखने लायक कुछ बहुत ज्यादा बड़ा चीज सब नहीं है इसमें। विस्तृत परिभाषा सुनो। विस्तृत परिभाषा का मतलब क्या होता है ना, एक देश के अंदर मौजूद जितना भी पैसा होगा उन सारे पैसा को इस श्रेणी में रख दिया गया। चाहे अगर हम हमारे देश का बात करें तो हमारे देश में सिक्का भी चलता है। सिक्का का मतलब है 1 रुपया का सिक्का हो गया, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का भी चलता है। पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा मतलब पेपर मनी, पेपर मनी, ठीक है? जैसे सपोज कर लो 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 200, 500 का नोट, ये भी। और साथ ही साथ हमारे देश में चेक भी चलता है, चेक काट के दे दो। साथ ही साथ डिजिटल डिजिटल पेमेंट भी चलता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, फ़ोन पे, गूगल पे, ये भी चलता है। साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी चलता है। तो ये सारा चीज़ हमारे देश के अंदर का मुद्रा है। तो किसी भी देश के अंदर मौजूद ये सारे चीज़ों को मुद्रा में शामिल कर लिया। बोला कि देख भाई, ये सारा चीज़ जो है ना, ये मेरा मुद्रा होता है, मुद्रा। उसी को बोला गया विस्तृत परिभाषा। इसमें सब चीज़ आता है। क्या आता है? सब चीज़ आता है। यही होता है मेरा कौन-सा? विस्तृत परिभाषा। आया समझ में? पढ़ना सेम चीज़ लिखे हैं। अब आते हैं संकुचित परिभाषा। संकुचित परिभाषा का मतलब छोटा होता है। संकुचित परिभाषा मतलब छोटा। इसमें हर चीज़ को मुद्रा की श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ याद रखना, धातु मुद्रा और सिक्के मुद्रा को ही शामिल किया जाता है।
किसी भी देश में धातु मुद्रा और सिक्का मुद्रा जो चलता है उसी को संकुचित परिभाषा ये बोलता है कि भाई देखो, किसी भी देश में जो सिक्का मुद्रा है या जो धातु मुद्रा है, वही मुद्रा मेरा क्या कहलाता है? वही मुद्रा मेरा संकुचित मुद्रा कहलाएगा। ठीक? इसके बाद एक आता है उचित परिभाषा। उचित परिभाषा का मतलब बताएं बीच का। उचित परिभाषा का मतलब होता है बीच का। उचित परिभाषा ये बोला कि देखो भाई, ऐसा कोई भी चीज, चाहे वो मुद्रा हो, कागजी मुद्रा हो या तो फिर वो ये धातु मुद्रा हो या कागजी मुद्रा, कोई भी मुद्रा, अगर उससे हम लोग विनिमय कर रहे हैं, उससे हम लोग अगर कीमत रख सकते हैं, मूल्य का संचय कर रहे हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मुद्रा मानेंगे। सिंपल बोला वो। क्या बोला वो? एकदम सिंपल बोला। ठीक है, चलो आई होप 3 चीज समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुद्रा के कार्य। एग्जाम में ये कई बार पूछता है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य। तो याद रखना, एक मुद्रा के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। सबसे पहला प्राथमिक कार्य, जिसको प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। दूसरा सहायक अथवा गौण कार्य, जिसको सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। और तीसरा आकस्मिक कार्य यानी कि कंटीजेंट फंक्शन। अगर आपको एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे और ये पूछे कि मुद्रा के कार्यों को विस्तार पूर्वक बताइए, तो आपको सबसे पहले इन तीनों के बारे में मतलब तीनों पॉइंट लिखना है। प्राथमिक कार्य लिखना, मुद्रा के निम्नलिखित 3 कार्य होते हैं: प्राथमिक कार्य, सहायक या गौण कार्य, आकस्मिक कार्य। इसके बाद इन तीनों को डील करना है। जैसे प्राथमिक कार्य में क्या-क्या आएगा, गौण कार्य या सहायक कार्य में क्या-क्या आएगा, आकस्मिक कार्य में क्या-क्या आएगा। ठीक? या नहीं तो फिर एग्जाम में कभी-कभी ना सिर्फ एक पूछ देता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य को बताइए। तो अगर सिर्फ प्राथमिक कार्य बोला तो सिर्फ प्राथमिक को लिखना। अगर बोलता है कि मुद्रा के सहायक या गौण कार्य को बताइए तो इसको लिखना। अगर आकस्मिक कार्य पूछेगा तो आकस्मिक। अगर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बोला मुद्रा के कार्य को विस्तार पूर्वक बताइए, तो इन सबको आप बताओगे। अब हम आपको बताते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, इसमें क्या-क्या आता है, फिर सहायक या गौण कार्य क्या होता है, इसमें क्या-क्या आता है, और आकस्मिक कार्य में क्या-क्या आता है। तो सबसे पहले समझो कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए? देखिए अब मुद्रा का प्राथमिक कार्य का मतलब है कि इसी काम को करने के लिए मुद्रा को बनाया गया था। एक मुद्रा जो होता है, किसी भी देश का मुद्रा, चाहे वो हमारे देश का हो या किसी अन्य देश का मुद्रा, सबसे पहले वो मुद्रा यही काम करेगा, इसके बाद ही वो कुछ और कामों को करेगा। मुद्रा बनाने का एकमात्र मकसद है कि एक मुद्रा इन्हीं कामों को पहले करेगा, इसके बाद वो कोई और काम को करेगा। तो जिस काम को करने के लिए मुद्रा को बनाया जाता है, सबसे पहले मुद्रा जो काम को करता है, उसी को बोला जाता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य या प्रमुख कार्य। इसमें क्या होता है? 2 काम होता है। एक या तो विनिमय का माध्यम होगा और दूसरा मूल्य का मापक। याद रखना, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये दोनों मुद्रा का कौन-सा कार्य है? ये दोनों मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। क्योंकि किसी भी देश का मुद्रा सबसे पहले यही 2 काम को करता है। विनिमय यानी कोई भी वस्तुओं तथा सेवाओं का अदला-बदली करना है, खरीदना-बेचना है, पैसा से होगा, मुद्रा से होगा। मूल्य का मापक, किसी भी देश का कीमत तय करना है कोई वस्तु का, वो भी मूल्य से होगा। जैसे याद रखना, हम दुकान जाएँगे ना तो पूछेंगे, चावल कैसे रुपया किलो? आटा कैसे रुपया किलो? तेल कैसे रुपया लीटर? कपड़ा कैसे रुपया मीटर? हर चीज़ का कीमत रुपया के आधार पे तय होता है। वही चीज़ लिखे देखो, अगर देखो वही चीज़ लिखे, मुद्रा के प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत देश के उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो मुद्रा द्वारा सभी देशों में संपादित किए जाते हैं। इसलिए मुद्रा के इन कार्यों को मौलिक या आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। किसी भी देश की मुद्रा मुख्य रूप से इन्हीं कार्यों को पूरा करता है। ठीक है? आपको अगर इस सपोज कर लो एग्जाम में सिर्फ यही पूछा कि मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को बताओ, तो ये लिखना और इन दोनों को डील कर देना। ठीक है? वस्तु विनिमय का माध्यम लिख करके क्या करना? विनिमय का माध्यम लिख करके ऐसे करके इसको डील कर देना, जो-जो इसके बारे में लिखने मन करेगा, फिर मूल्य का मापक लिख के इसको डील कर देना, ताकि ये लंबा हो जाए। ठीक? तो ये मुद्रा का याद रखना, मुद्रा का 2 प्राथमिक कार्य होता है, मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। ये मुद्रा का पहला प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य में 2 कार्य आएगा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, याद रखना। ठीक? दूसरा, मुद्रा का सहायक या गौण कार्य। अब देखो, जैसे नाम से समझ में आ रहा है सहायक या गौण कार्य, तो मुद्रा का दूसरा जो है वो सहायक या गौण कार्य होता है। ये जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, उस कार्य को पूरा करने में ये मदद करता है। सहायक या गौण कार्य
मुद्रा का प्राथमिक कार्य को पूरा करने में मदद करता है। मुद्रा का गौण कार्य के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को सहायता के लिए किए जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें मुद्रा का सहायक कार्य भी कहा जाता है। जैसे स्थगित भुगतान का मान हो गया, मूल्य का संचय हो गया, मूल्य का हस्तांतरण हो गया। 3 चीज़, ये 3 चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है? इसके बाद आगे आते हैं मुद्रा का आकस्मिक कार्य, ठीक है? देखो ऊपर में हेडिंग में क्या लिखे हम लोग? आकस्मिक कार्य। प्राथमिक तथा गौण कार्य के अलावे मुद्रा के जो अन्य कार्य होते हैं, उन्हें ही मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में शामिल किया जाता है। जैसे साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार, अधिकतम संतुष्टि का आधार, अधिकतम उत्पादन का आधार, पूंजी की तरलता या गतिशीलता में सहायक, शोधन क्षमता की गारंटी, निर्णय की वाहन या भुगतान की गारंटी। तो ये सब मुद्रा का कौन-सा कार्य है? आकस्मिक कार्य है, यानी कि इमरजेंसी या कंटीजेंट कंटीजेंट फंक्शन होता है, ठीक है? मुद्रा के कितने कार्य? 3 कार्य। कौन-कौन? प्राथमिक कार्य, गौण या सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। गौण कार्य में क्या-क्या आएगा? गौण कार्य में 2 चीज़ आएगा, मूल्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। गौण या सहायक कार्य में 3 कार्य आएगा और आकस्मिक कार्य में ये मेरा 7 कार्य आएगा। याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है? एग्ज़ाम में पूछता है। चलो मुद्रा के कार्य सीख गए। अब आते हैं हम लोग मुद्रा के स्थैतिक या गत्यात्मक कार्य, ठीक है? एक अर्थशास्त्री थे, इसको भी याद रख लेना। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पॉल एंजिल। पॉल एंजिल, पॉल एंजिल नाम था। उन्होंने मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक और गत्यात्मक कार्य बताया। अब देखो स्थैतिक कार्य का मतलब क्या होता है? स्थैतिक कार्य का मतलब होता है आपका स्टैटिक। स्थैतिक मतलब होता है स्टैटिक, यानी मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या होता है? तो समझ लेना कि मुद्रा का स्थैतिक कार्य का मतलब होता है कि मुद्रा का ये काम होगा जरूर, लेकिन इस काम से उस देश का मुद्रा की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो उस देश का मुद्रा बढ़ेगा, ना तो उस देश का मुद्रा घटेगा, मुद्रा स्थिर रहेगा। तो ऐसे कार्यों को मुद्रा का स्थैतिक कार्य बोला जाता है, मतलब स्थिर रहेगा, कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन उस देश के अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ेगा। मुद्रा है, विनिमय सब हो रहा है, संचय सब हो रहा है, मूल्य का मापक सब हो रहा है, लेकिन उस देश की अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिर रहेगा, उसको बोला जाता है स्थैतिक। देखो, यह ऐसे कार्य होते हैं जो अर्थव्यवस्था में संचालन तो करते हैं, किंतु इसमें गति उत्पन्न नहीं करते। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतान आदि को शामिल किया जाता है। मुद्रा के यह सभी कार्य स्थैतिक कार्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन कार्यों का सभी अर्थव्यवस्था में स्वरूप एक समान होता है और अर्थव्यवस्था में यह कोई गति उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसको स्थैतिक बोला जाता है। आगे आते हैं गत्यात्मक कार्य। गत्यात्मक मतलब डायनेमिक। गत्यात्मक मतलब क्या होगा? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका इस मतलब इसमें परिवर्तन का अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की ऐसे सभी कार्य जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रूप से प्रभावित होती है, उन्हें ही मुद्रा का गत्यात्मक कार्य कहा जाता है। इन्हें मुद्रा का प्रवैगिक कार्य भी कहा जाता है। इस कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से आय का स्तर, आय का वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है? आगे मुद्रा के अन्य प्रकार, जैसे स्टार्टिंग में कुछ-कुछ मुद्रा पढ़े थे प्रकार में, सेम यही मुद्रा का प्रकार है वास्तविक मुद्रा। अच्छा, वास्तविक मुद्रा क्या होता है समझना। वास्तविक मुद्रा यानी एक्चुअल मनी या रियल मनी। किसी भी देश के अंदर उस देश में मुख्य रूप से जो पैसा चलता है, वही वास्तविक मुद्रा होता है। जैसे हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में जैसे सिक्का चलता है, नोट चलता है ₹5 का, ₹10 का, ₹20 का, ₹50 का, ₹100 का, ये हमारे देश में चलने वाला मुद्रा है, प्रचलित मुद्रा है। इसी को बोलते हैं वास्तविक मुद्रा। हिसाब या लेखे की मुद्रा का मतलब किसी भी देश में जो अकाउंट्स मेंटेन होता है, जो खाता बही हिसाब होता है, लेन-देन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस मुद्रा को बोलते हैं हिसाब मुद्रा। ठीक है? विधिग्राह मुद्रा मतलब लीगल टेंडर मनी, मतलब सरकार सरकार जिस मुद्रा को लीगल मानता है, मतलब सरकार जो मुद्रा को परमिशन देता है, वो होता है विधिग्राह मुद्रा, यानी कि लीगल टेंडर मनी। सरकार परमिशन दिया है इसको चलाने का। ऐच्छिक मुद्रा ऑप्शनल मनी, यानी जो हम मान करके चल रहे हैं, मनी है नहीं, लेकिन उसको मान करके चल रहे हैं, जैसे टोकन मनी होता है। धातु मुद्रा बता दिए थे। पत्र मुद्रा मतलब कागजी मुद्रा। साख मुद्रा मतलब वही चेक, चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र वो हो गया। डिजिटल मुद्रा मतलब हम सबको पता है ना, ऑनलाइन, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब। तो ये मुद्रा का कुछ-कुछ अलग-अलग प्रकार होता है। इसके बाद आते हैं श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। एक अच्छा मुद्रा में
क्या-क्या गुण होना चाहिए? तो मुद्रा उपयोगी वाला होना चाहिए, वहनीयता उसको पेमेंट करने लायक हो, मुद्रा टिकाऊ होना चाहिए, उसको विभाजन कर सके, एकरूपता होना चाहिए, मूल्य स्थिर होना चाहिए, तरलता होना चाहिए और सब जगह उसको स्वीकार किया जा सके। तो ये मुद्रा का कुछ-कुछ गुण है। मुद्रा का क्या है गुण? हालाँकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है? गुण नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। मुद्रा के महत्व, हाँ, ये पूछ सकता है कि एक देश के मुद्रा के क्या महत्व होते हैं? तो देखो भाई मुद्रा का महत्व तो भाई हर जगह है। पहला मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, भविष्य में भुगतान संभव है, संचय करना संभव हो जाता है, विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करना संभव हो जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ सकता है इससे, उत्पत्ति के साधन जुटा सकते हैं, पूँजी का निर्माण कर सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर कर देता है, आर्थिक विकास की गणना में सहायक होता है और देश के आर्थिक विकास को समझने में सहायक। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन हम पूछ दें कि मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली को किस तरीके से दूर करती है? तो देखो एक वस्तु विनिमय प्रणाली में कई सारी कठिनाइयाँ होती है। उन सारे कठिनाइयों को मुद्रा दूर कर दिया। आज आपको कोई भी सामान चाहिए, पैसा दो, सामान मिल जाएगा। अब आपको किसी को पेमेंट करना है, पैसा दो, पेमेंट हो जाएगा। आपको किसी को बाद में पेमेंट करना है, बाद में पैसा दो, पेमेंट हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत प्रॉब्लम था। हमको जो सामान चाहिए, वो तेरे पास नहीं है, तुमको जो सामान चाहिए, मेरे पास नहीं है। कितना सामान के बदले कितना सामान का अदला-बदली करेंगे, तय ही नहीं हो पाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी कठिनाइयों को कौन दूर कर दिया? मुद्रा दूर कर दिया। ठीक? आगे। आगे बढ़ते हैं मुद्रा के दोष। अब देखो भाई मुद्रा का अगर फ़ायदा है तो मुद्रा का दोष भी तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि मुद्रा एकदम सर्वगुण संपन्न है, ठीक है? तो मुद्रा के भी दोष होते हैं। सबसे पहला आर्थिक दोष। 3 श्रेणियों में मुद्रा के दोष को बाँटा गया। सबसे पहला मुद्रा का दोष आर्थिक दोष। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड दोष है इसका। पहला उधार अथवा ऋण को प्रोत्साहन, अगर आपको पैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उधार दोगे, उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अति पूंजीयन या अति उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। मुद्रा की मूल्य में अस्थिरता, मूल्य बढ़ते जाता है। संपत्ति के वितरण में असमानता होती होती है और वर्ग संघर्ष का उदय होता है। देखो, पैसे के आधार पे ही अमीरी-गरीबी बाँट देते हैं हम लोग। अगर पैसा नहीं होता, तो अमीरी-गरीबी बँटता ही नहीं। तो ये मुद्रा का आर्थिक दोष मेरा होता है। आर्थिक दोष। इसके बाद आते हैं आगे नैतिक दोष। नैतिक दोष का मतलब वही हमारा मोरल एविल, हमारे अंदर का आत्मा, लालचपन हमारे अंदर आ जाता है पैसा को लेके। खून-खराबा, लूट-पाट, चोरी, डकैती, घूसखोरी, कालाबाज़ारी, मिलावट करना, किसी का घर जाके पैसा लूट लेना, किसी को डरा-धमका के पैसा लूट लेना, चोरी कर लेना, गुंडागर्दी करना, मार-काट करना, किडनैपिंग करना, मर्डर करना, पैसा। तो पैसे से इन सारी चीज़ को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? पैसा से लालच को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक शोषण होता है, चोरी, डकैती आदि बढ़ जाता है, घूसखोरी, बेईमानी ये सब बढ़ जाता है, तो ये सब नैतिक दोष है। इसके बाद आते हैं मुद्रा का सामाजिक दोष में। सामाजिक दोष का मतलब है पूरे समाज के मन में भी प्रलोभन, लालच आ जाता है, भौतिकतावाद को प्रोत्साहन मिलता है, शोषण की प्रवृत्ति क्या होता है इसमें से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? तो ये मुद्रा का क्या है मेरा, ये सब मुद्रा का मेरा दोष है। 3 दोष होता है, ठीक? आगे, मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा पूर्ति, आप कुछ भी बोल दो इसको। मुद्रा आपूर्ति बोलो या आप इसको मुद्रा पूर्ति बोल दो, मुद्रा की पूर्ति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट टॉपिक होगा और खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक होगा, 2 टॉपिक यहाँ से निकलेगा। अब समझ लो मुद्रा की पूर्ति क्या होता है? तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब समझो कि एक निश्चित समय में किसी भी देश में मौजूद मुद्रा के कुल स्टॉक, एक निश्चित समय में किसी भी देश में मौजूद मुद्रा का कुल स्टॉक जो उस देश में घूम रहा है या किसी देश के जनता के पास मौजूद मुद्रा का स्टॉक जो जनता खर्चा करने के लिए अपने पास रखता है। लोगों के पास किसी भी देश में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के पास जो भी पैसा है, जो वो सामानों को खरीदने में खर्च करेगा या खर्च करता है या खर्च करने के लिए रखा है जो पैसा, उसी को उस देश का मुद्रा पूर्ति या मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। ठीक है? देखो वही बोल रहा है। मुद्रा की आपूर्ति से आशय मुद्रा की स्टॉक से होती है। एक निश्चित समय में किसी देश में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा के स्टॉक, कुल स्टॉक को ही मुद्रा की पूर्ति कही जाती है। एक निश्चित समय में जनता के पास व्यय योग्य जितनी भी मुद्रा उपलब्ध होती है, उसे ही मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है। केंद्र सरकार के पास रखे नकद कोष, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के पास रखे गए नकद कोष आपूर्ति के अंग नहीं होते। याद रखना, अगर केंद्र सरकार के पास कोई पैसा है या केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंकों में कोई पैसा जमा करके छोड़ दिए, जिसको निकाल नहीं रहे, छोड़ दिए जमा करके, तो वह मुद्रा आपूर्ति नहीं होगा।
पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए, पब्लिक उन पैसे को खर्च करे। अगर बैंक में भी पैसा है, तो वो उन पैसे को निकाले, खर्च करे, निकाले, खर्च करे, निकाले, जमा करे। मतलब मतलब वो होते रहे, लेन-देन होते रहे, तो उन पैसों को बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति, ठीक? ठीक है? वही चीज़ बोल रहा है, आपूर्ति के अंग नहीं होते क्योंकि यह देश में चलन में नहीं होते। मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से चलन मुद्रा एवं बैंक में जमा राशियाँ जो निकाली जा सकती है, शामिल की जाती है। यानी किसी भी देश के पास जो भी चलन मुद्रा है या कोई भी देश के लोगों के पास जो पैसा है या बैंक में पैसा है, लेकिन उन पैसे को निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे मुद्रा को बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति, ठीक है? केंद्र सरकार के पास पैसा जमा है या ऐसे जगह पैसा जमा है जिसको हम नहीं निकालेंगे, एफडी करके छोड़ दिए, तो ये सब मुद्रा आपूर्ति नहीं कहलाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को समझाओ। भारत में कितना मुद्रा है? ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की माप, इसका मतलब है सर जी कि में भारत में कितनी मुद्रा है अभी? भारत में कितनी मुद्रा है? इसका माप कैसे होगा? भारत में कितनी मुद्रा है, इसका माप कैसे होगा? तो इसका माप करना ही कहलाता है भारत की मुद्रा पूर्ति की माप। देखो, भारत में मुद्रा पूर्ति पर आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित द्वितीय कार्यदल की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई ने मुद्रा आपूर्ति के 4 माप स्वीकार किए। सरकार बोला यानी कि आरबीआई ये बोला कि हमारे देश में आपको पता है ना ये कि भारत में आरबीआई ही होता है जो मुद्रा का नियंत्रण करता है। इसके बाद बैंकिंग वाला चैप्टर और उसके बाद आरबीआई वाला एक स्पेशल चैप्टर है, उसमें हम आपको ये पढ़ाएँगे केंद्रीय बैंक के बारे में, ठीक है? अभी बस इतना याद रखो कि आरबीआई ने ये बोला कि भाई देख हमारे देश में कितना पैसा है, हमारे देश में कितना पैसा है, इसको मापने का हम 4 तरीका निकाले हैं, ठीक है? ये है वो 4 तरीका, इसको अच्छा से समझना। ये है वो 4 तरीका, ठीक है? 1 सेकंड रुकना थोड़ा-सा इसको हमको घुमाने दो। एक छोड़ते हैं तो एक उधर हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो देखो 4 तरीका कौन-कौन है बताते हैं। सबसे पहला एक होता है हम लोगों का M1 यानी मेज़रमेंट 1 4 तरीका है ना, एक है मेज़रमेंट 1, दूसरा है मेज़रमेंट 2, तीसरा है मेज़रमेंट 3 और चौथा है मेज़रमेंट 4। अच्छा एग्ज़ाम में ना इसमें भी ट्विस्ट होता है। क्वेश्चन में कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट बोलता है कि मुद्रा पूर्ति को बताइए या भारत में मुद्रा पूर्ति की माप कैसे की जाती है। तो कई बार ये बताएगा कि M1 पूर्ति को बताओ, M2 पूर्ति को बताओ, M3 पूर्ति को बताओ, M4 या तो सबको साथ में दे दे या सबका अलग-अलग पूछे। सबको साथ में बोला तो पहले ऐसे ड्राइंग बता के इन सबको लिखना जो अभी हम बताएँगे। नहीं तो फिर M1 को पूछा तो M1 को लिखना, M2 पूछा तो M2 को बताना, M3 तो M3, M4 तो M4। इस ड्राइंग को अच्छा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 का मतलब होता है मेज़रमेंट 1। आरबीआई बोला कि देखो भाई, हमारे देश में कितना पैसा है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो 4 तरीका है, 4 प्रकार से पता चलेगा। पहला प्रकार है M1 मेज़रमेंट 1। मेज़रमेंट 1 में हम क्या करेंगे? मेज़रमेंट 1 में क्या करेंगे? जनता के पास जो भी पैसा है, जनता के पास चलन यानी कि करेंसी करेंसी जनता के पास जो पैसा है, वो प्लस बैंकों के पास माँग जमाएँ, बा बैंकों के पास माँग जमाएँ। माँग जमाए का मतलब होता है डिमांड डिपॉज़िट। माँग जमाए मतलब जनता बैंक में पैसा तो जमा किया है, लेकिन जनता को जब चाहिए तब जाकर के वो बैंक से पैसा निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे जमाएँ जिसको बैंक में जमा किए फिर अपने मन से जाके निकाल लो। मोबाइल फ़ोन में पैसा है, जब मन किया तब किसी को फ़ोन पे से पेमेंट कर दो। तो ऐसे जमाए को बोलते हैं माँग जमाए यानी डिमांड डिपॉज़िट। पब्लिक के पास जो पैसा है वो प्लस बैंक में जो डीडी जमा है यानी बैंक में जो माँग जमा है वो और प्लस रिज़र्व बैंक के पास यानी आरबीआई के पास कोई अगर अन्य जमाएँ हैं, अदर डिपॉज़िट है। आरबीआई के पास कोई अदर डिपॉज़िट है जिसको जब चाहे तब निकाल के खर्चा किया जा सकता है। पब्लिक के पास जमा पैसा प्लस बैंक में जमा डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट यानी कि माँग जमाएँ प्लस आरबीआई के पास जमा ऐसा पैसा जिसको जब चाहे आप निकाल लो ओडी अदर डिपॉज़िट। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो M1 में मेरा ये 3 चीज़ आएगा, ये 3 चीज़ को जोड़ देंगे तो मेरे उस देश का पैसा निकल जाएगा। याद रखना M1 में क्या-क्या आएगा? जनता के पास जमा पैसा यानी C प्लस व्यापारिक बैंकों के पास जमा माँग जमाएँ यानी कि डिमांड डिपॉज़िट जो कमर्शियल बैंक के पास है। इसके बाद आरबीआई के पास जो अदर डिपॉज़िट है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा M1 ठीक। दूसरा तरीका है M2 4 तरीका M2 में क्या आएगा? M2 में पहले M1 का सारा चीज़ आएगा,
M1 का ये तीनों चीज है, तीनों चीज आएगा और प्लस डाकघर के पास बचत जमा, जो डाकघर पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा है वो, यानी M2 में M1 का सारा चीज आएगा। M1 का सारा चीज मतलब क्या? M2 में क्या क्या आएगा? जनता के पास जमा पैसा आएगा, प्लस व्यापारिक बैंकों के पास जो आपका मांग जमा है वो आएगा, आरबीआई के पास जो अन्य जमा है वो आएगा। ये तीनों चीज M1 होगा, ये आएगा, प्लस जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग है, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा किए हैं वो भी आएगा। ये 4 चीज मेरा आएगा, ठीक है? 3 चीज M1 बनेगा और ये 4 चीज मेरा आएगा, ठीक? अगर मान लो एग्जाम में आपको M1 पूछे तो आपको M1 के बारे में इन सबको लिख देना है। M2 पूछे तो M2 में इन सब के बारे में लिख देना है। बस फॉर्मूला अच्छा से लिखना, बाकी जैसे नीचे एक्सप्लेन करना है करना, नंबर मिल जाएगा। M3 में क्या-क्या आता है? M3 में M1 का सारा चीज आएगा। M3 में M1 का सारा चीज आएगा और प्लस बैंकों के पास सावधि जमा है, यानी बैंक के पास जो फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक के पास जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है? यानी कि M1 का मतलब क्या? जनता के पास जो पैसा है वो भी आएगा। इसके बाद व्यापारिक बैंकों के पास जो मांग जमा है, सेविंग डिपॉजिट है वो भी आएगा, प्लस आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं वो भी आएगा और प्लस अगर बैंकों के पास कोई एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, सावधि जमा है तो वो भी आएगा। इन दोनों को, ये 3 चीज M1 बनेगा और ये बैंकों के पास जमा सावधि मुद्रा, ये जोड़ देंगे तो ये चीज मेरा M3 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सही बात है, हो गया समझ में? अब आते हैं हम लोग यहाँ देखो M4 में। M3 तक हो गया ना? M4 में, M4 में क्या आएगा? M4 में आपका आएगा M4 इज इक्वल टू M3, ये M3 का सब चीज आएगा, प्लस डाकघर के पास जमाएं, डाकघर के पास बचत जमाएं, बस NSEC को छोड़ के, यानी NSC का मतलब है नेशनल सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत स्कीम को छोड़ करके बाकी सब चीज। M3 का मतलब है ये पूरा चीज, M3 का मतलब ये पूरा चीज, M3 का मतलब ये पूरा चीज, यानी M1 का पूरा चीज प्लस बैंकों के पास जमा पैसा वो और प्लस जो डाकघर में पैसा जमा है वो, बस NSC को छोड़ के, नेशनल स्टॉक स्कीम को छोड़ के, ठीक है? नेशनल सेविंग स्कीम को छोड़ के, राष्ट्रीय बचत स्कीम को छोड़ के। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार हम जो अभी आपको बोले, एक बार बस आप उसको पढ़ो। भाई हमारे देश में कितना पैसा है ये पता लगाने के लिए आरबीआई 4 तरीका निकाला, M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या-क्या शामिल होगा? M1 में शामिल होगा जनता के पास जो पैसा है वो, प्लस व्यापारिक बैंकों के पास जो जमा पैसा है वो, फिक्स डिपॉजिट नहीं वो, और प्लस आरबीआई के पास जमा अदर पैसा। हो गया M1। M2 में क्या होगा? M1 का सारा चीज और प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा बचत पैसा वो। M3 में क्या आएगा? M3 में M1 का सारा चीज आएगा, M1 का सारा चीज आएगा और साथ ही साथ जो व्यापारिक बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट है वो भी आएगा। M4 में क्या आएगा? M4 में M3 का सारा चीज आएगा और प्लस जो जो आपका पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमा है वो आएगा, NSC को छोड़ के, नेशनल सेविंग स्कीम को छोड़ के, राष्ट्रीय बचत स्कीम को छोड़ के। आया समझ में? बस यही तो है मेरा, ठीक? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? इसके बाद अब आते हैं, देखो अगर आपको समझाना रहेगा, जैसे हम यहाँ M1 को समझाने का कोशिश किए, तो देखो आपको भी इसी तरीके से समझाना है। इसी तरीके से समझाना है। देखो यहाँ लिखे M1 यानी कि मेजरमेंट 1, इसमें क्या-क्या शामिल, ओ भाई! इसमें क्या-क्या शामिल होगा? तो देखो इसमें जो-जो चीज़ शामिल होगा, यहाँ पे इसको दिखा दिए हैं। क्या-क्या शामिल होगा M1 में? C प्लस DD प्लस OD। अब बताओ C का मतलब क्या बताए थे? C का मतलब जो जनता के पास पैसा जमा है वो, जनता के पास जो भी पैसा है वो आएगा। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसा जमा करके रखे हैं वो, और OD मतलब आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है। इन सबको जोड़ेंगे तो मेरा M1 निकल कर के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में डील करना है। अब आपका मन, आपको चीज़ों को जितना ज़्यादा डील करना है, आप उतना ज़्यादा चीज़ों को डील कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा डील करना है, डील कर देना, ठीक? आया मेरा बात समझ में? बस इस चैप्टर में इतना ही है पढ़ने के लिए, कुछ-कुछ और कुछ-कुछ यूनिट था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, लेकिन वो सारा चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम आपको उन सब चीज़ों को नहीं बताएँ। जितना बताएँ उतना पढ़ लो, बस इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी है पढ़ना, इससे ज़्यादा और कुछ मत पढ़ना। आया समझ में? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड एकदम दम लगा के रगड़ के पढ़ो और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख करके आना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एग्जाम का अच्छा से तैयारी करो।
कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना के रखे हैं, कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।